नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली में कांग्रेस ने जारी किया है घोषणा पत्र। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। इस बीच कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर के अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र दिया गया है, जिसमें कांग्रेस ने 25 गारंटी की बात कही है। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और युवाओं को भी ध्यान में रखा है और विशेष तौर पर कृषि को लेकर भी खास ख्याल रखा है। आपको बता दें कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने बात कही है कि वो कृषि क्षेत्र में भी काम करेगी और अगर उनकी सरकार बनती है तो कृषि जो एमएसपी की बात लगातार की जाती है तो एमएसपी के गारंटी कानून की भी बात की गई है। साथ ही कृषि में जीएसटी को भी बाहर करने की बात कही गई है। इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं के लिए रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो उन्होंने विशेष तौर पर इसमें कहा गया है कि राजस्थान की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा योजना लाई जाएगी और 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लोगों को दिया जाएगा। साथ ही बुजुर्गों को पेंशन के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा 1000 रुपये का योगदान दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ इस घोषणा पत्र में दिया गया है। खैर, ये साफ कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस इस 25 गारंटी के साथ अपने घोषणा पत्र से लोगों के बीच इस चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। लिहाजा अब देखना ये होगा कि देश की जनता कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को कितना समर्थन करती है और किस तरीके से कांग्रेस को अपना प्यार देती है। खैर, अब ये तो चुनावी परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। राजस्थान में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चूरू में हुई भारी जनसभा को लेकर भाजपा आश्वस्त दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ा आयोजन चूरू में किया गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन और प्रधानमंत्री के मंच से जनता को अपील कहीं न कहीं घोषणा पत्र को फीका कर सकती है। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर हो या कांग्रेस के तमाम उन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, संकल्प में भरोसा करती है। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और कई बड़े नेता मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को भी आश्वस्त किया कि इन रैलियों में ना आकर वो अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को ध्यान दे। लेकिन इस तरीके की ये रैली चूरू के अंदर कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकती है, क्योंकि मोदी मैजिक से आप पीछे नहीं हट सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी इस चीज को साबित किया है। एक बार फिर से लोकसभा प्रत्याशी के लिए टिकट मांगने के साथ साथ इस क्षेत्र में राजस्थान की 4 और सीटों को साधने की प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर कोशिश की है। देखना ये होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इस सीट में भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं मोदी। हरिद्वार में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार में हैं, जहां सबसे पहले उन्होंने संतों से मुलाकात की और इस समय जेपी नड्डा एक रोड शो कर रहे हैं, जिसमें आप बड़ी संख्या में जो भाजपा के समर्थक हैं उनको यहां पर देख सकते हैं। पूरे 2 किलोमीटर का लगभग का ये जो रोड शो है उसमें जेपी नड्डा लगातार यहां पर एक रथ के ऊपर चढ़कर अपने जो हरिद्वार के प्रत्याशी हैं उनके साथ यहाँ पर उनके प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं, लोगों से समर्थन उनका मांग रहे हैं। कह सकते हैं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो रैली में यहाँ पर हैं और इस रैली के बाद यहाँ से सीधा ऋषिकुल मैदान में पहुँचेंगे, जहाँ पर जेपी नड्डा जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं, उनके साथ यहाँ पर मुलाकात करेंगे, उनसे एक बैठक करेंगे। और इस समय जो रोड शो यहाँ पर थोड़ी ही दूर बाद यहाँ पर समाप्त होगा। 2 किलोमीटर का ये रोड शो यहाँ पर काफिला काफ़ी लंबा यहाँ पर है और कह सकते हैं कि जिस तरह से भाजपा का जो शो है लगातार जेपी नड्डा यहाँ पर प्रचार के लिए आए हैं। पहले इस रैली के बाद कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगे। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। यूपी में सीएम योगी ने भरी चुनावी हुंकार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेम पाठक।
लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है और लगातार इन दिनों उनके ताबड़तोड़ जिले की जो रैलियां हैं, जो जनसभाएं हैं, वो जारी हैं। और इसी के चलते आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत और अलीगढ़ 2 जिलों का जो है वो दौरा किया और वहां पर जाकर जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं पिछले सालों की, उनको जनता के बीच में रेखांकित करने का कार्य किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज देश के अंदर जो है वो कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर हुई, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किस तरीके से भारत का हस्तक्षेप बढ़ा हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था किस तरीके से बेहतर हुई। जिस प्रदेश के अंदर हर रोज कभी दंगे हुआ करते थे, वो प्रदेश अब दंगा मुक्त हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो अन्य दलों की जब सरकारें थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो दंगा जो नीति थी उसको बीजेपी ने आने के बाद में समाप्त किया है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी लोग अपने आप को जो है वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इसी के चलते लगातार अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जो है वो जिलों का दौरा कर रहे हैं। लोग उनको अपने बीच में देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। हिंदुत्व छवि के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं और यही वजह है कि आप देखें तो पार्टी की तरफ से लगातार उनको जो है वो जिलों का जो है वो दौरा कराया जा रहा है, जहां पर जाकर वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस। दिल्ली में एलजी और दिल्ली सरकार के बीच बड़ी तनातनी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। आम आदमी पार्टी और दिल्ली एलजी में लगातार तनामनी नजर होती आ रही है। बताते हैं जिस तरह से दिल्ली सरकार ने बीजेपी पर तंज कहा था कि मुझे खरीदने के लिए ऑफर आ रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी को ऑफर आया था, वही इसको लेकर के बीजेपी ने नोटिस जारी किया था। लेकिन अब दिल्ली एलजी और बीजेपी लगातार एक साथ हल्ला बोला है। वहीं एलजी ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार कोर्ट को गुमराह कर रही है और लोगों का, सरकारी कर्मचारियों का समय बर्बाद कर रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार लोगों के बीच कोई भ्रम फैला रही है। देखना यह होगा क्या एलजी के गृह मंत्रालय नोटिस जाने के बाद क्या आम आदमी पार्टी पर कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं देश हित की बात है और दिल्ली सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से बातें सामने आ रही है, उसको लेकर के गंभीर आरोप लगाए थे। क्योंकि लगातार जिस तरह से एलजी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो विकास है वो कहीं रुककर नजर आ रहा है, वहीं क्योंकि पहले से ही काफ़ी कर्ज में डूबी हुई है। अब क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो जिस तरह से एलजी ने गृह मंत्री को नोटिस भेजा है और जो संज्ञान लिया है उसमें क्या फैसला आ सकता है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। वहीं कोर्ट ने भी साफ साफ कहा था कि दिल्ली सरकार को अगर हटाना है या सीएम केजरीवाल का इस्तीफा की बात आई तो वो सीधा एलजी या फिर राष्ट्रपति ही ले सकते हैं, इसमें कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले सकता। दिल्ली से अजय चौहान। यूपी में मदरसों को मिली है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था और उत्तर प्रदेश में चल रहे 25,000 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद में जहां उत्तर प्रदेश के मदरसे पर ताला लगने की चर्चा शुरू हो गई थी, वहीं 17 लाख जो छात्र थे उनका भविष्य संकट में था। ऐसे में मदरसा बोर्ड और कई पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया और आज शुक्रवार को जो चीफ सीजीआई वाली सीजीआई की बेंच ने इस पर अंतरिम रोक लगाते हुए मदरसा बोर्ड और साथ में सरकार से इस पर 30 तारीख तक जवाब मांगा है। सीजीआई ने कहा है कि क्या सरकार ने हाई कोर्ट में इस फैसले को लेकर कोई अपना पक्ष नहीं रखा था। ऐसे में सरकार के वकील ने कहा कि सरकार ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा था, लेकिन जब हाई कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दे दिया तो सरकार ने उसे मान लिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां मदरसा बोर्ड और उन मदरसों को राहत मिली है जिन पर ताला लगने की बात हो रही थी, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देने के लिए अब तैयारी भी करनी पड़ेगी। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। अमेठी से लड़ेंगे रॉबर्ट वाड्रा चुनाव। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं
संवाददाता संजय कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान हो चुका है। पांचवें चरण में 20 मई को अमेठी में मतदान होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार अमेठी से स्मृति ईरानी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी में लगातार सस्पेंस बना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में सोनिया के दामाद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का अमेठी से चुनाव लड़ने का एक इच्छा जाहिर करने का बयान सामने आया, जिसके बाद लगातार चर्चाओं का बाजार अमेठी में गर्म हो गया। अब ऐसे में देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो रॉबर्ट वाड्रा के बयान को कितना महत्व देती है। क्या रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ाती है या फिर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने किया एक बड़ा खुलासा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में आरोपित संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद अब संजय सिंह पूरी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक और जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा होने के बाद ही संजय सिंह ने किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार पर अपने आक्रामक तेवर दिखाए, वहीं उसके बाद आज एक बार फिर से संजय सिंह ने इसको लेकर के एक विशेष प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने एक बार फिर से इस पूरे कथित शराब घोटाले के मामले में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद संजय सिंह ने कहा कि जिस मुक्ता रेड्डी और राघव रेड्डी के बयान के आधार पर इस पूरे शराब घोटाले को तैयार किया गया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि उनके 9 बयान दर्ज किए गए और 9 बयान में एक बार भी दिल्ली सरकार का नाम नहीं लिया गया। जब 10वें बार में उन्होंने दिल्ली सरकार का नाम लिया, तब जाकर के उनका बयान लेना बंद किया गया। तो एक बार फिर से ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भले ही वो जमानत पर बाहर आ गए हों, लेकिन उनकी केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के सांसद संजय सिंह ने एक तस्वीर भी शेयर की है। फिलहाल ये साफ कहा जा सकता है कि अभी भी आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में है। हालांकि भले ही कहा जाए कि संजय सिंह जमानत पर बाहर आ गए, लेकिन वो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपने आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। खैर, अब इस कथित शराब घोटाले का नतीजा क्या आता है वो तो बात की बात है, लेकिन संजय सिंह ने बाहर आते ही केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपने सुर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने अपना बैंक ड्रॉप बदल दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। आम आदमी पार्टी ने बदला अपना बैकड्रॉप। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में लगे बैकड्रॉप को आम आदमी पार्टी ने बदल दिया है। आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नए बैकड्रॉप को देखा गया। उस बैकड्रॉप में आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी के लोगों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली एक तस्वीर को लगाया है, जिसके बाद वो तस्वीर और बैकड्रॉप सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद नए बैकड्रॉप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सादिक सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। रालोद से इस्तीफा देने वाले शाहिद सिद्दीकी ने आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात किया। माना यह जा रहा है कि जल्द ही शाहिद सिद्दीकी सपा का दामन थाम लेंगे। बता दें कि लोकसभा का चुनाव पूरी तरह से अब उफान पर चल रहा है। चुनाव के पहले राजनीतिक उथल पुथल भी लगातार जारी है। दलों के नेता एक दूसरे पार्टी में इस्तीफा भी दे रहे हैं और शामिल भी हो रहे हैं। 1 अप्रैल को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।
उनका कहना था कि रालोद में रहकर वह घुटन महसूस कर रहे हैं और रालोद के जरिए संवैधानिक ढांचा ढाने की कोशिश की जा रही है। उनका इशारा साफ था कि जिस तरह रालोद ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का मन बनाया है। और प्रयागराज में जुम्मे की आखिरी नमाज सुरक्षा के बीच पढ़ी गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। रमजान के आखिरी जुमे पर आज संगम नगरी प्रयागराज की अलग अलग मस्जिदों में अकीदत के साथ नमाज अदा की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलग अलग स्थानों पर बनी मस्जिदों में नमाजियों ने नमाज अदा की। दरअसल रमज़ान का पूरा एक महीना जो रोज़ा रखते हैं रोज़ेदार, उसका ये आखिरी जुमा था और इस जुमा की नमाज के लिए बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो शहर के अलग अलग मस्जिदों में पहुँचे थे। इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम किए गए थे। सुबह से ही रैपिड एक्शन फोर्स सहित तमाम जो सुरक्षा बल है वो सड़कों पर नज़र आया, मूवमेंट करता हुआ नज़र आया। ख़ासतौर से जो मस्जिद का इलाका था जहाँ पे मस्जिदें थीं वहाँ पे सुरक्षाकर्मी मौजूद दिखे। उसके अलावा जो नमाजी हैं वो बड़ी संख्या में जुटे। क्योंकि ये आखिरी जुमा था इसलिए ज़्यादा बड़ी संख्या में नमाजी इस मौके पर इकट्ठा हुए थे। हालांकि इस बीच में जो सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे, प्रशासनिक अमला भी सतर्क रहा। इस बीच में मस्जिदों से देश की खुशहाली के लिए, अमन और चैन के लिए दुआएं की गई और प्रार्थना की गई कि अपने देश में अमन चैन कायम रहे। उसके अलावा अगर आप सुरक्षा की बात करें, प्रशासनिक अमले की बात करें, तो इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था आगामी जो ईद की नमाज होगी उस पर भी की जाएगी। इस तरह से प्रशासनिक अमले और अधिकारियों का कहना था। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस का इंतज़ाम था उसमें शांतिपूर्ण तरीके से संगम नगरी में भी जुमा अलविदा की नमाज अदा की और अब उम्मीद की जा रही है कि आगामी जो ईद है उसमें भी इसी तरह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। लखनऊ में स्वामी प्रसाद और बेटी की बड़ी मुश्किलें। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य की परेशानी बढ़ने वाली है। अदालत के आदेश पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य समेत 5 लोगों पर राजधानी लखनऊ के दीपक स्वर्णकार ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में यह कहा गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिना तलाक कराए अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य की शादी उससे करा दी। इस तरह से उसके साथ छल कपट किया गया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। मामले में कई बार नोटिस जारी होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य समेत 5 आरोपी अदालत में नहीं पेश हुए थे। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। राजधानी लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर अब कम्युनिस्ट। लखनऊ में इजराइल के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। जुमा की अलविदा नमाज के बाद बड़े इमाम बड़ा आसिफी मस्जिद में तमाम बड़ी संख्या में लोगों ने इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए इजरायली पोस्टरों को जलाया। वहीं मौलाना कल्बे जवाद ने साफ तौर से इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हुए इस एहतजाज को लगातार आगे बढ़ाते हुए वहीं मौलाना कल्बे जवाद ने इस इजराइल और फलस्तीन की हो रही जंग पर प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील की है कि इस जंग को रुकवाया जाए। वहीं मौलाना कल्बे जवाद का साफ तौर से यह भी कहना है कि हम जो जालिम है उन लोगों का विरोध करते हैं, हमेशा हम मजलूमों के साथ हैं। वहीं मौलाना कल्बे जवाद ने साफ तौर से यह भी कहा है कि जब तक फलस्तीन की ये आज़ादी नहीं मिल जाती है, फलस्तीन मुल्क को जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती है तब तक हम इस मुजाहरे को करते रहेंगे और फलस्तीन का साथ देते रहेंगे। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे सांसद तेज प्रताप यादव। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, पूर्णतः एजेंसियों का प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और जो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता
जो शामिल हो रहे हैं उनको भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करोगे तो उनके घर ईडी और सीबीआई कभी भी पहुंच सकती है। और भी उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है यह पूर्ण रूप से जो भी मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनको गिरफ्तारी जो हुई उन पर पूर्ण रूप से गलत कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे हैं उनको ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, लगातार कन्नौज सीट की बात की जाए, उन्होंने कहा है कन्नौज सीट पर प्रत्याशी अभी तक जो घोषित नहीं हो पाया, तो उन्होंने कहा है 1999 से 2000 तक लगातार 2 बार डिम्पल चुनाव जीती हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनाव जीते हैं। अब देखना यह है कि आखिर तेज प्रताप को समाजवादी पार्टी कहां से चुनाव लड़ाती है लोकसभा का। फिलहाल पार्टियों पे जो प्रत्याशी उनकी मतगणना चल रही है, मंथन चल रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश आएगा उसको पार्टी पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए नीतीश कुमार। चंडीगढ़ में बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो को लेकर हुआ बवाल। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन उनकी तस्वीर शहीद भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ लगाई गई है। इस मामले पर भगत सिंह के पोते यादवंत सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शहीद भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाए जाने पर भगत सिंह के पोते यादवंत सिंह के आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज मेरे सामने सुनीता केजरीवाल जी का एक वीडियो सामने आया, उनको बहुत अफसोस हुआ है कि इस वीडियो को देखकर भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर के फोटो के साथ अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाई गई है। उन्होंने कहा है कि किसी भी राजनेता को अपनी तुलना किसी बाबा भीमराव अंबेडकर या भगत सिंह के साथ नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।